अब देखते हैं न्यू टॉपिक, एनालिसिस ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम। एनालिसिस करना है इन्हें, जो भी एक्सटर्नल लोड दिया है, बीम का क्रॉस सेक्शन दिया है, जो भी एलिमेंट होगा, बीम रो, स्लैब रो, जो भी है, उसका यूज करके स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अलाउएबल या परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहे। ओके, ये करना यानी एनालिसिस करना। डिजाइन में क्या करते हैं अपन, उल्टा लोड दिया है लेकिन क्रॉस सेक्शन ही पता नहीं है, तो अलाउएबल स्ट्रेसेस का यूज करके कोई कितना क्रॉस सेक्शन लगेगा, कैसे टाइप का क्रॉस सेक्शन लगेगा, ये निकालना। इसमें स्ट्रेसेस निकालना और उसमें स्ट्रेसेस का यूज करके क्रॉस सेक्शन डिसाइड करना, ये है एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, नाउ एजम्पशंस मेड इन थियरी। कोई भी अगर थियरी है तो वहाँ पर कुछ एजम्पशंस होते हैं, तो वन बाय वन एजम्पशंस मैं रीड करता हूँ। यहाँ पर कंक्रीट इज होमोजीनियस एंड इलास्टिक, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं। ओके, होमोजीनियस ये आरसीसी में भी है, और कोई भी मटेरियल अगर यूज करना है कहीं पे भी, तो ये अपना एक एजम्पशन होता है कि मटेरियल इज होमोजीनियस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, थ्रू आउट द लेंथ। ओके, कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिक। इसका मीनिंग कंक्रीट और स्टील जो है ये इलास्टिक जैसा बिहेव करते हैं, तो उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड देना है, तो फिर वो इलास्टिक जैसा बिहेव करेगा। इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर लोड देते हैं तो फिर वो इलास्टिक नहीं रहेगा, प्लास्टिक बन जाएगा, है ना। तो सारी थियरी अपन जो डेवलप किए हैं वो कंक्रीट एंड स्टील बिहेव लाइक इलास्टिक। प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन सेम, ये तो रेगुलर एजम्पशन है। इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल थ्रू आउट द डेप्थ, है ना। स्ट्रेन जो है ये थ्रू आउट द डेप्थ प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ये प्लेन है, बिफोर बेंडिंग, बिफोर अप्लाइंग एनी लोड, अब लोड लगाने के बाद बीम जो है ये पहले ऐसी थी, अब ये बीम बेंड हो गई। बेंड होने के बाद ये जो प्लेन लिया था अपन ने, ये प्लेन ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, बराबर है। ये अगर प्लेन रहता है इसका मतलब अपन सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा के बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल, इसका यूज जो है ये यहाँ पर है कि स्ट्रेन या स्ट्रेसेस जो है, यहाँ पे अगर मान लो कोई सिग्मा 1 है तो यहाँ की निकालना है सिग्मा 2, तो ये प्रोपोर्शनल है, सिमिलर ट्रायंगल रूल से निकल जाता है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल रूल अपन आसानी से लगा सकते हैं व्हेन द सेक्शन इज प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ओके, ये देन स्ट्रेस इन स्टील रिमेन्स सेम अलोंग द लेंथ। अब क्या होता है, सेन विनान प्रिंसिपल मैंने अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था। अगर कोई बार है या कोई मटेरियल है, यहाँ पे अगर लोड लगाएंगे सेंटर में, तो उसके नज़दीक जो है स्ट्रेसेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अलोंग द लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। अपन क्या कंसीडर करते हैं कि अलोंग द लेंथ यहाँ पे जितनी स्ट्रेस है, यही स्ट्रेस सेंटर में इधर उधर सब जगह पे सेम स्ट्रेस रहेंगी, है कि नहीं। ये अपन एज्यूम करते हैं। स्ट्रेस इन स्टील रिमेन सेम अलोंग द लेंथ। ओके, अब वेरिएशन होता है, मैंने पहले बताया, जहाँ पर फोर्स लगता है वहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा और बाकी जगह पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन वो निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। वेरिएशन इन स्ट्रेस इन स्टील इज निग्लिजिबल, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, वैसे नहीं रहता है, लेकिन अपन एज्यूम करते हैं कि वो निग्लिजिबल है करके। ये है एजम्पशंस। ओके, नाउ अप्रोचेस। एनालिसिस करने के लिए कोई भी बीम 3 अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगेगा वो अगर स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया तो ये 3 में से कोई भी आप यूज कर सकेंगे। मैं तीनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। पहला अप्रोच है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस जो है इसके भरोसे पे अपन डिजाइन करने वाले हैं, इसके भरोसे पे अपन एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरा है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, लोड कैसे बैलेंस किया जा सकता है टेंडन का शेप चेंज करके। ओके, वो इसमें देखेंगे अपन। देन सी लाइन एंड पी लाइन कंसेप्ट, ये तीसरा है। ये थ्रस्ट एंड प्रेशर कंसेप्ट है। सी लाइन यानी थ्रस्ट कंसेप्ट,
और पी लाइन यानी प्रेशर कंसेप्ट। ये क्या है उसी वक्त देखेंगे जब अपन एक्सप्लेन करेंगे ये। ओके, नाउ ये स्ट्रेस कंसेप्ट पहला अप्रोच। अब ये पहले अप्रोच में स्ट्रेस कंसेप्ट में दो टाइप है, एक है कॉन्सेंट्रिक टेंडन, यानी टेंडन जो है ये एग्जैक्टली एक्सियली पास हो। कोई बीम है, कोई मेंबर है, तो उसके सेंटर में से टेंडन प्रोवाइड करना। ये यहाँ पर दिया है, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, ये टेंडन बताया गया है। ये टेंडन एग्जैक्टली सेंटर में से पास होना यानी कॉन्सेंट्रिक टेंडन। दूसरा हो सकता है इसेंट्रिक, ये टेंडन जो है खिसका दिया मैंने, यहाँ लगा दिया, वो बाद में देखेंगे अपन। ओके, तो पहले देखते हैं सेंटर में से अगर टेंडन है तो। अब ये टेंडन क्या है, खींचे जाएगा, खींचेंगे, बराबर है, और बाद में कट कर देंगे। ओके, खींचेंगे, एंकरेज लगाएंगे, कट करेंगे। अगर प्री टेंशन है तो डायरेक्ट कट करना है, पोस्ट टेंशन है तो एंकर लगा के कट करना है। ओके, तो ये टेंडन मैंने कट कर दिया है टेंशन देके। अगर ये कट कर दिया तो अब ये यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा या फोर्स डेवलप करेगा। ये मैग्नीट्यूड अपन कंसीडर करेंगे P। दिस बीम कैरीज लोड W। इस तरह का लोड अगर बता दिया, इट इंडिकेट दैट ये लोड यूडियल भी रह सकता है, पॉइंट लोड भी रह सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट लोड, और ये ट्रायंगुलर भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। तो इस तरह बताए तो अच्छा रहता है। ओके, तो ये लोड है। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? इसमें कोई भी एनालिसिस करते समय ये तीनों अप्रोच में एक चीज ध्यान में रखना है, तीन टाइप के स्ट्रेसेस, बस आप कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकिए। अगर अप्लीकेबल नहीं है तो दूसरा एक आध दूसरा जीरो हो जाएगा। ओके, हाँ, पहला है डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस। सिंपल, ये डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन पढ़ चुके हैं। तो पहला एक डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग में दो है, एक है टेंडन की वजह से बेंडिंग प्रोड्यूस होता है, वो इसेंट्रिक में देखेंगे, और नेक्स्ट है लोड की वजह से। अब लोड में दो टाइप है, एक है सुपर इम्पोज लोड, दूसरा है डेड लोड, या तो उसका सेल्फ वेट से बेंडिंग, बराबर है। ये दोनों भी देखेंगे अपन, ये देखेंगे वन बाय वन। तो आपको बेसिकली तीन चीज ध्यान में रखना है, डायरेक्ट स्ट्रेस, एक डायरेक्ट स्ट्रेस P बाय A, बेंडिंग स्ट्रेस M बाय Z। ओके, और बेंडिंग स्ट्रेस बताया मैंने, वो भी M बाय Z। तो M इज इक्वल टू P, वो वहां पर देखा था अपन, यहाँ पे भी देखने वाले, उसको बाद में देखते हैं। ओके, तो पहले तीन ध्यान में रखना है। ओके, अब एनालिसिस करना है। ये है बीम का क्रॉस सेक्शन, इसकी विड्थ B और डेप्थ D। अगर B और D पता है तो एरिया निकल जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल जाएंगे, Z भी निकल जाएगा, सेक्शन मॉडुलस। ओके, क्रॉस सेक्शन पता है। अब ये जो लोड है P या फोर्स, इससे ये बीम कंप्रेस होगी। सेंटर में लोड लगा के रखा है, बराबर है। अगर सेंटर में लोड है तो यहाँ पे भी ट्रेसेस उतनी रहेंगी, यहाँ पे भी ट्रेस उतनी रहेंगी, है ना। दोनों जगह पर इक्वल प्रेशर देगा, यानी इक्वल स्ट्रेसेस डेवलप होगी, दैट इज इक्वल टू P बाय A। और ये डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अगर लोड सेंटर में अप्लाई करते हैं तो वहां पर स्ट्रेसेस जो डेवलप होती है, दैट स्ट्रेसेस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस, एंड डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A। डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेंगे, सिग्मा D P बाय A हो गया। अब ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P बाय A। P बाय A नीचे में भी सेम है। ओके, और ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेसिव लेना है अपने को पॉजिटिव। बस, अब ये तो हो गया। दूसरा मैंने लिखा है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। यहां पे इसेंट्रिसिटी 0 है ना, ये सेंटर लाइन से P कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है ना, तो E इज इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। सो हियर P इंटू E डिवाइडेड बाय Z and it is equal to 0. Why? Because E is equal to 0. इसेंट्रिसिटी दी नहीं है
लोड बराबर सेंटर से पास हो रहा है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, आपको अगर कोई दिक्कत जाती है तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ये चैप्टर की वीडियो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में देख लीजिए, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, ये सेम है ये। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस, ये है बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस में दो वेराइटी, तो मैंने यहां पर लिया सिग्मा B1 सिग्मा B2। ये है ड्यू टू लोड, लोड के वजह से बेंडिंग आएगा। और बेंडिंग स्ट्रेस वी नो द इक्वेशन M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय Y, ये तो पता है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू M/I/Y, बराबर है। ये पहले Y यहां पे आएगा, ये Y अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, M और I/Y इट इज Z, है ना। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस M/Z, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना एक्सटर्नल लोड से डिवाइडेड बाय Z करना, ये सिंपल। सो इट इज नथिंग बट M/Z। दिस इज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड प्लस सेल्फ वेट, बराबर है। ओके, नाउ स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर। अब ये जो है बीम का बेंडिंग कैसे होता है, ऐसे होता है, बराबर है। ऊपर में क्या आया, कंप्रेशन, नीचे में टेंशन, बराबर है। ये ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन। ओके, तो ये जो डायग्राम बनती है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये कुछ इस तरह बनेगी, है ना। ये रहेगा M/Z। ऊपर में कंप्रेशन है तो यहां पर प्लस साइन करना पड़ेगा, इधर में टेंशन है निगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव यूज कर रहे हैं M/Z। अब ये दोनों को सम अप करते हैं तो ये जो नेट डायग्राम बनेगी ये इक्वल टू, नेट डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे कुछ तो बनेगी ये। ओके, ये P/A प्लस M/Z, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब यहां पर P/A माइनस M/Z, क्योंकि ये माइनस है और ये है M/Z। नीचे का स्ट्रेस जो है बेंडिंग स्ट्रेस M/Z, ये भी M/Z, ये प्लस ये माइनस। बीम का कर्वेचर ऐसे बनता है, बीम ऐसी बेंड होती है ना, तो इसलिए कंप्रेशन ऊपर में, टेंशन नीचे में, कंप्रेशन को पॉजिटिव, टेंशन को निगेटिव, बराबर है। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फाइनल बन गई। ओके, यही कंसेप्ट है। अब लास्ट में क्या है, स्ट्रेस एट टॉप फाइबर। टॉप फाइबर में स्ट्रेस कितना है, ये है P/A प्लस M/Z। बॉटम फाइबर में स्ट्रेस कितना है, P/A माइनस M/Z। हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर रही तो आसानी से अपन आंसर निकाल सकते हैं। यही है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रिक के लिए अगर इसेंट्रिक है तो ये बीच वाली टर्म जो जीरो हुई है ये जीरो नहीं होगी, वो उस वक्त देखेंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर ये कंसेप्ट ऐसा अगर पक्का हो गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम, ये तीनों भी अप्रोच में ये काम में आने वाला है ना। तो ये अपने को प्रॉब्लम मैकेनाइज हो जाए, यानी फिर दिमाग लगाने का काम नहीं है। मैकेनिकल हो गए तो अगर कोई भी चीज़ मैकेनिकल हो जाती है, मैकेनिकल यानी यंत्र, मशीन काम फास्ट करती है, तो मैकेनिकल अगर हो जाते हैं तो मशीन के जैसा अपना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, सोचने का काम ही नहीं रहेगा, है ना। ये स्टेप अगर हो गए, ध्यान में रह गई तो आप कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं न्यूमेरिकल मैं पहले पढ़ता हूं। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम 300 बाय 450 mm, ये इसकी साइज है 300 बाय 450। स्पैन जो है ये 6 मीटर है। कैरेज यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। सेल्फ वेट बीम का अलग से लेना नहीं है, वो 20 किलो न्यूटन मीटर जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर में आ गया। टेंडन प्लेस एट सेंटर में प्लेस किया है, यहाँ पर सेंटर, ये भी सेंटर में प्लेस किया था। कैरेज लोड 900 किलो न्यूटन,
900 किलो लोड है। फाइंड एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस एट मिड स्पैन, सेंटर में मिड स्पैन पर ये स्ट्रेसेस निकालना है। एक्सट्रीम फाइबर टॉप और बॉटम, वहां पर जो निकलते अपन ने ये टॉप एंड बॉटम हुई। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, बराबर है। देन ये टेंडन में पहले टेंडन को खींचेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, करके ये एरो ऐसे रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू P एंड 900 किलो न्यूटन। वैसे ही इधर में भी रहेगा P इज इक्वल टू 900 किलो न्यूटन, ओके। और यहाँ पर ये स्पैन दिया गया है 6 मीटर, ओके। नाउ अब क्रॉस सेक्शन भी दिया है, तो मैं ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर शो करता हूँ। 300 mm, ये है 600 mm डेप्थ, नो इट इज 450 mm डेप्थ। ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बता दिया। अब इससे अपने को ये तो पता चल गया है, सारे एनालिसिस में मैं एक ही थीम रखने वाला हूँ, मैंने पहले बताया, मैकेनाइज हो जाए प्रॉब्लम तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। बस डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस P/A, बेंडिंग स्ट्रेस PE/Z और M/Z। अब अपने केस में ये 0 होने वाला है, ये इसका आगे काम है, लेकिन याद रखने के लिए 3 स्टेप अच्छा रहेगा, पहले से अपन स्टार्ट करते हैं वैसे। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी लिया है प्लस माइनस, बराबर है। वो देखेंगे टॉप फाइबर है, बॉटम में कहाँ कंप्रेशन है, कहाँ टेंशन है, समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ अब ये अगर ऑपरेट करना है मुझे ये, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू चाहिए, पहले P चाहिए। P कितना दिया है 900 इंटू 10⁻³ न्यूटन, सब वैल्यू न्यूटन और mm में करेंगे, ये न्यूटन हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया इज 300 इंटू 450, बराबर है 300 इंटू 450, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज इक्वल टू 135 इंटू 10⁻³ mm स्क्वेयर। अब लगेगा अपने को Z, ये हो गया P हो गया, A हो गया, P हो गया, E तो है ही नहीं, है ना, इसेंट्रिसिटी इज 0, तो ये टर्म नहीं है। अब Z लगेगा, तो Z इज इक्वल टू BD स्क्वेयर बाय 6 BD³/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय y बोले तो D/2, तो आंसर बिकम्स BD स्क्वेयर बाय 6। नाउ B 300, डेप्थ 450, स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 6, एंड इट इज इक्वल टू 10.125 इंटू 10⁻6 mm, और इसका यूनिट B और D स्क्वेयर यानी m⁻3, ओके। देन वी रिक्वायर्ड m एंड ए बेंडिंग मोमेंट। अगर UDL है, ओके, और बेंडिंग मोमेंट अपने को चाहिए मिड स्पैन में, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसी बनती है UDL के लिए। ये ऑर्डिनेट कितना होता है WL²/8 मैक्सिमम वैल्यू, सो हियर इट इज WL²/8, W इज 20 इंटू L इज 6 स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन और मीटर। लेकिन सभी वैल्यू अपने को चाहिए न्यूटन mm में, देयरफॉर 90 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन का 10⁻3 न्यूटन बनाने के लिए, मीटर का mm बनाने के लिए 10⁻3 इंटू 10⁻3, सो वी विल गेट 10⁻6 एंड इट इज न्यूटन mm, हो गया। अब यहाँ पे PA पता चल गया, ये तो काम का ही नहीं है, m हो गया, Z भी हो गया, okay. Now we can find out direct stress and bending stress. Now direct stress is equal to sigma D and it is equal to P/A, हो गया। अब P/A
इज इक्वल टू 900 into 10 to the power 3 divided by cross sectional area. Just we have computed 135 into 10 to the power 3. Okay, and it is equals to 6.67 MPa या तो फिर न्यूटन पर स्क्वायर EMM हो गया ये डायरेक्ट स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा बी एंड इट इज इक्वल टू m by z is equal to, okay, m is equals to 90 into 10 to the power 6 divided by z की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 10.125 into 10 to the power 6 and it is equals to 8.89 m न्यूटन पर स्क्वायर mm या तो MPa भी बोल सकते हैं. बराबर है. ये हो गई डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इट इज बेंडिंग स्ट्रेस. दोनों हो गए. अब स्ट्रेस एट टॉप फाइबर. अब ये दोनों को जोड़ना है जैसे अपन ने यहाँ पे किया था. ओके, अब टॉप फाइबर में ये हो गई डायरेक्ट स्ट्रेस इस तरह, ये है प्लस और ये P/A. ओके, अब ये मैं मिटा देता हूँ. और बेंडिंग स्ट्रेस रहती है ऐसी, बीम ऐसी बेंड होगी तो टॉप पे कंप्रेशन तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये होता है m/z. ये भी m/z, ये P/A, सब जगह लिख दिया मैंने. ओके, अब इनके वैल्यूज लिखेंगे अपन यहाँ पर. P/A तो हो गया. अब यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं तो फिर ये बन जाएगा 6.67 MPa और ये है 8.89. बराबर है. अब ये दोनों मिला के डायग्राम कैसी बनती है, ये दोनों को जोड़ दो, पॉजिटिव जोड़ देंगे तो ये टॉप फाइबर में हो गए. एट टॉप फाइबर 6.67 प्लस 8.89 एंड इट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट हियर, 15.56 न्यूटन पर स्क्वायर mm हो गए. ये हो गई टॉप फाइबर में. बॉटम फाइबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.67. अब यहाँ पर बॉटम के लिए ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 8.89 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 2.22 न्यूटन पर स्क्वायर mm. ये हो गई अपनी स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर. ये है बॉटम फाइबर, ये है टॉप फाइबर, जो कि अपने को आंसर चाहिए. और एट मिड सेक्शन करके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अपन ने यहाँ की ली. अपने को यहाँ पूछा गया तो बेंडिंग मोमेंट की यहाँ की वैल्यू, यहाँ पूछा तो यहाँ की वैल्यू, ऐसा है वो. ओके, नाउ सेम थिंग आई कैन रिप्रेजेंट देयर. सो हियर इट इज लाइक दिस एंड हियर इट इज स्मॉल. इट इज माइनस, इट इज प्लस, इट इज 15.56. ऑल वैल्यूज आर इन MPa. ये सभी वैल्यू जो है MPa है. ओके, और ये है 2.22 बॉटम में. अब यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया आंसर प्लस. इट इंडिकेट दैट इट इज कंप्रेसिव. ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है टॉप फाइबर में. बॉटम फाइबर में माइनस वैल्यू आई, इसका मतलब ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर टेंशन. तो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन आ गया. अब ये जो टेंशन है, अपन नॉर्मली टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होने देते कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन. अब क्या करना पड़ेगा, ये अगर मेरे को पॉजिटिव तक लेके जाना है, ये आंसर है ना, तो पॉजिटिव और ये माइनस को तो माइनस ही रखना है. अब पॉजिटिव तक लेके जाना है, ये वैल्यू को बढ़ाना होगा 6.67 को, उसको इसके इक्वल लेके आना पड़ेगा. बराबर है. इसको अगर बढ़ाना है, ये वैल्यू, ये है P/A. ओके, सो P/A क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, P. तो ये टेंडन का जो फोर्स है 900, इसको बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये आंसर यहाँ का ये आना चाहिए 8.89. तो ये दोनों कैंसिल हो गए कि फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0. सो देयर इज नो टेंशन एट द बॉटम साइड, है ना. तो टेंडन में फोर्स जो है, ये फोर्स अपने को बढ़ाना होगा.
उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस जो है ट्रेस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आया होगा। ओके।